अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी मुसलसल 11वें दिन भी बरकरार है और कल रात को एक बार फिर दोनों जानिब से हमले किए गए हैं। जबकि आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देते हुए खबरदार कर दिया है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में किसी भी तिजारती जहाज़ को निशाना बनाएगा तो उसके जवाब में अमेरिका ईरान में एक पुल या पावर प्लांट पर बमबारी कर देगा। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के एक मुमकिना जौहरी मकाम पिकैक्स माउंटेन पर भी शदीद हमले की धमकी दी थी। ऐसे में ईरानी पासदारान इनकलाब ने हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी तनसीबात को मुतअद्दिद मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाते हुए वादे किया है कि वो अमरीकी जररियत का भरपूर मुकाबला करेगा। दूसरी तरफ रेड सी में सऊदी अरब के खिलाफ ईरानी हिमायत याफ्ता हूसियों की जानिब से बहरी नाकाबंदी की धमकियों पर पाकिस्तान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया है और कहा है कि किसी भी जररियत की सूरत में वो अपने दिफा मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का हक़ महफूज रखता है। इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान रेड सी में सऊदी अरब और कमर्शियल जहाज़ों के खिलाफ हूसी मलेशिया की मुसलसल धमकियों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता है। ऐसे इक़दामात खित्ते की सलामती को ख़तरे में डालने के साथ साथ समंदरी आमदोरफ्त की आज़ादी को नुकसान पहुँचाते हैं, बैनुल-अक़वामी समंदरी निज़ाम को चैलेंज करते हैं और आलमी तिजारत को मुतासर करते हैं। पाकिस्तान के नज़दीक कमर्शियल जहाज़ों और सऊदी अरब को दी जाने वाली धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं और बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान को ख़ास तौर पर इन इत्तलात पर तशवीश है जिनमें सऊदी अरब के साथ कानूनी तिजारती सरगर्मियों में मसरूफ़ जहाज़ों को धमकियाँ दे दी गई हैं। पाकिस्तान एक बार फिर वाज़े करता है कि पाकिस्तानी परचम वाले जहाज़ों या पाकिस्तान के समंदरी मफादात के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ इक़दाम समझा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक पाकिस्तान अपने समंदरी असासों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के जायज़ इस्तेमाल और अपने दिफा समेत तमाम ज़रूरी इक़दामात का हक़ महफूज रखता है। दफ्तर ख़ारजा के बयान में मज़ीद लिखा है कि पाकिस्तान को इन कोशिशों पर भी शदीद तशवीश है जिनका मकसद सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में घसीटना है। पाकिस्तान एक बार फिर ब्रदर मुल्क सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, सलामती और खुशहाली के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के अज़म पर कायम रहते हुए पाकिस्तान तमाम फ़रीक़ों से मुतालबा करता है कि वो बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करें और बैनुल-अक़वामी समंदरी तिजारत की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाएं। इस सारी सूरत हाल में आज अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ईरान को धमकी दी है और लिखा है कि अब से अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में किसी भी जहाज़ पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी दूसरे हथियार से हमला करता है तो अमेरिका उसके जवाब में एक पुल या पावर प्लांट को बमबारी करके तबाह कर देगा, जिनमें ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान या उसके करीब वाक़ तनसीबात भी शामिल होंगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और इसके जवाब में अब से कुछ देर पहले ईरान ने भी कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो फिर ईरान भी मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के असासों पर हमला करेगा। मशरिक़ वस्ता में पुलों पर और एनर्जी साइट्स पर जवाब दिया जाएगा, हमला किया जाएगा और ईरान इस बात पर समझौता नहीं करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में उसकी खुद मुख्तारी बरकरार रहे। सदर ट्रंप ने ईरान में ये धमकी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में किसी भी जहाज़ पर हमला किया गया तो जवाब में अमेरिका ईरान में एक पुल या फिर एनर्जी साइट पर हमला करेगा। और ईरान ने भी अब से कुछ देर पहले यही धमकी दी है कि ईरान जवाब मशरिक़ वस्ता में देगा। इससे पहले कल रात को अमरीकी सेंटकॉम ने मुसलसल 11वीं रात ईरान के अंदर मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया था, जबकि हालिया अमरीकी हमलों के दौरान ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी धमाके सुने गए और तेहरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी फ़ाल हुआ था, जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि अमरीकी कार्रवाइयों का दायरा ईरान के जनूबी साहिल से बढ़ते हुए मरकज़ी शहरों तक दोबारा पहुँच चुका है। जबकि पासदारान इनकलाब ने इन हमलों के जवाब में एक बार फिर कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया है और मज़ीद हमलों की धमकी भी दे दी है। जबकि ईरानी हुकाम ने हालिया अमरीकी कार्रवाइयों में ईरान की मुतअद्दिद जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा भी कर दिया है। इससे पहले कल रात को सदर ट्रंप ने ईरान की एक मुमकिना जौहरी साइट पर बमबारी की धमकी दी थी और कहा था कि हमारा काम अभी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है और गालिब इम्कान है कि हम बहुत जल्द उस इलाके को निशाना बनाएंगे और बहुत शिद्दत के साथ निशाना बनाएंगे। We're not finished at all, but if we left right now, it would take them a long time, years to rebuild. But we're not leaving right now. Honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain? They may have. We don't have it on record. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
ये वाज़ेह है कि पिकेक्स माउंटेन ईरान के कोहे कुलंग को कहा जाता है और अमरीकी हुक्काम का मानना है कि इस पेचीदा पहाड़ी इलाके में ईरान की एक ज़ेर ज़मीन खुफिया जौहरी तनसीब मौजूद है। ताहम ईरान इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। ट्रंप की इस मकाम पर हमले की धमकी के बाद आज ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान की पुरअमन जौहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ अमरीका के बार बार हमले और धमकियाँ न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बैनुल-अक़वामी क़ानून और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जनरल कॉन्फ्रेंस और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिक़ा करारदादों के बुनियादी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि ये ईरान की साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त के खिलाफ अमरीका की गहरी दुश्मनी को भी जाहिर करती हैं। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद लिखा कि ईरान की तमाम जौहरी सरगर्मियों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की हिफाजती जिम्मेदारियों के मुताबिक मुकम्मल तौर पर डिक्लेयर किया जा चुका है और अमरीका की कोहे कुलंग पर गैर मामूली तवज्जो, जहाँ कोई जौहरी सरगर्मी नहीं हो रही, महज जारियत, तबाही और तखरीब कारी के लिए घड़ा गया एक बहाना है। इस दौरान इस्माइल बक़ाई ने तंज़िया तौर पर लिखा कि वैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कहाँ हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार भी हैं। ईरानी अवाम पूरी साबित कदमी और इत्तेहाद के साथ अपनी सरजमीन की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ अमरीका की किसी भी जारहाना कार्रवाई या खिलाफ वर्जी का पूरी क़ुव्वत से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस तमाम सूरत हाल अमरीका फ़िलहाल ईरान के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर रहा है, मगर दूसरी जानिब जंग के बढ़ते हुए अखराजात और नवंबर में होने वाले मिड टर्म इंतखाबात के बाइस ट्रंप इंतज़ामिया को सख्त सियासी मुखालफत का सामना भी करना पड़ रहा है। कल अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट ने अमरीकी सेनेट की एक कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ईरान के खिलाफ जारी जंग पर अब तक अमरीका के 37.5 अरब डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। वाशिंगटन में होने वाली समात के दौरान पीट हेगसेट ने अमरीकी कानून साजों को बताया कि इस रकम में अब तक होने वाले जंगी अखराजात के साथ साथ रवा माली साल के अख्तिताम तक मुतवक्किल अखराजात भी शामिल हैं। इसी दौरान जब पीट हेगसेट सेनेट की कमेटी को जंगी अखराजात पर ब्रीफिंग दे रहे थे तो एक खातून ने कार्रवाई के दौरान जंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। खातून ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने का मुतालबा करते हुए एक प्ले कार्ड भी उठा रखा था, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार उन्हें कमरे से बाहर ले गए। Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well. Base budget request, $1.5 trillion. Mr. Secretary, please suspend until order is restored in the hearing room. We will begin. इसके अलावा भी पीट हेगसेट को ब्रीफिंग के दौरान मुतअद्दिद बार रुकना पड़ा क्योंकि दीगर अफराद ने भी जंग के खिलाफ एहतजाज किया। ये सारी सूरत हाल में ईरान जंग के बढ़ते हुए अखराजात और बजट की कमी की वजह से ट्रंप इंतजामिया की मुश्किलात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता माह सदर ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस से तकरीबन 90 अरब डॉलर्स की इजाफी फंडिंग की दरख्वास्त की थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा ईरान के खिलाफ जारी जंग के लिए मुख्तस किया जाना था। ताहम इस दरख्वास्त के बाद कांग्रेस में नई सियासी कशमकश शुरू हो गई है क्योंकि कई अमरीकी कानून साज पहले ही इस जंग पर तनकीद कर रहे हैं। यानी अब ट्रंप इंतजामिया एक मुश्किल तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वो ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ जंग के बढ़ते हुए अखराजात, अंदरूनी मुल्क सियासी दबाव और करीब आते मिड टर्म इंतखाबात उसके लिए मुसलसल चैलेंज बनते जा रहे हैं। इस सब पर बात करेंगे। अमेरिका जाएंगे जहां पर साफ़ी इदरीस अली हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे खालिदुल मोइना, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, साबिक एडिटर अरब न्यूज़ एंड सऊदी गज़ट हैं, जद्दा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खालिदुल मोइना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर सूरत हाल ये है कि अब तक जो जंग हुई उसमें सऊदी अरब ने कोशिश की कि मामला ज़्यादा ख़राब ना हो, ईरान के साथ एक मुफाहमाना किरदार अदा करने की भी कोशिश की, मगर अब जबकि हुसियों ने यह धमकी दी है कि वो बाबुल मंदब को भी बंद कर देंगे, रेड सी का रास्ता बंद कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाद बंद होने के बाद सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा इन्हिसार बढ़ गया था। सऊदी अरब ने उन्हें जवाब भी दिया है। आपको लगता है मामला खराबी की तरफ ही जा रहे हैं? यहाँ से मामला खराबी की तरफ जाएगा जब अगर सऊदी अरब अपने फुल फोर्स इस्तेमाल करें। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सऊदी अरब काफ़ी रिस्ट्रेंट किया है, वो नहीं चाहते हमारे हमसाया मुल्क पर कोई ऑलरेडी जिस पर जंग हो रहा है ईरान में, अमेरिकन अटैक और आपके इसराइली अटैक, अभी हुसियों ने बीच में आए एट अ टाइम जब हम चाहते हैं कि डायलॉग, फेस टू फेस मीटिंग्स हो। पाकिस्तान का किरदार जो था ट्राइंग टू काम थिंग्स डाउन, लेकिन ये लोग ने अचानक से जो गड़बड़ किया है, काफ़ी टेंशन एरिया में आया।
और साहब ये भी बताइएगा कि दरमियान में ये खबरें भी आई कि इवन अमेरिका भी खुश नहीं है सऊदी अरब से कि उसने वो किरदार नहीं अदा किया इस जंग में जो कि अमेरिका चाहता था। मगर अब फिर अगर ईरान के साथ भी मामला खराब होते हैं तो पोजीशन मुश्किल है इस वक्त सऊदी अरब की। नहीं नहीं, मुश्किल नहीं। हम बिलीव नहीं करते अमेरिका नाराज है या ना नाराज है कि अमेरिकन वो खुद बदमाश लोग हैं, एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये सब गड़बड़ किया है और जानते हैं कि जो अटैक ऑन ईरान विल कॉज रिएक्शन, कोलैटरल डैमेज। जैसे आपने देखा पूरे गल्फ स्टेट्स में बॉम्ब्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। अमेरिकन न्यू इट, ट्रम्प भी जानता था, और लेकिन वो ट्रम्प जैसे उसको चला रहा है नेतन्याहू, दिस इज द वे ही डज इट। मेरी ये थियरी, ये पूरी कंस्पिरेसी या पूरी जो हो रही है इज टू वीकन द गल्फ इकोनॉमीज। इनको एकदम परेशान करेंगे to such an extent that they will not know what to do. This is why Saudi Arabia's actions all these months have been very stable and secure. लेकिन अब every day new things are coming up. अभी जो उन्होंने आपके हुसियों ने किया है, ये पूरे नया डायमेंशन आया, पूरे जो हो रहा है, is a new dimension, new goal. तो अब हम जानते नहीं कैसे how we will deal. बस फॉलोइंग डेज में 4-5 दिन में मालूम होगा कि हाउ सऊदी अरेबिया विल रिएक्ट, और आई एम श्योर इट विल बी डन इन अ वे कि नुकसान किसी का ना होगा। लेकिन इसके माने नहीं है कि सऊदी अरेबिया ज़ईफ है, लेकिन एट द सेम टाइम वी डोंट वांट कि जंग फैल जाएगी। और साहब, और जो जंग फैलेगी, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब से दूसरी लहर शुरू हुई है जंग की MOU होने के बाद, उसमें इसराइल ईरान पर नहीं हमले कर रहा और ईरान इसराइल पर नहीं हमले कर रहा। अमेरिका हमले कर रहा है ईरान पर और ईरान हमले कर रहा है अरब ममालिक पर, और फिर हूसी भी एक्टिव हो गए हैं। तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि एक ऐसी जंग शुरू हो जाए जिसमें अमेरिका, अरब ममालिक और ईरान की आपस में जंग हो रही है। वी डोंट नो, बिलीव मी। हम यानी अगर कोई सेन प्रेसिडेंट होता अमेरिका में या कोई पॉलिसी, अमेरिकन पॉलिसी इज रन बाय ज़ायनिस्ट। जैसे ज़ायनिस्ट कहते हैं तेल अवीव में और इवन इन अमेरिका, उसी तरह अमेरिका उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सो वी डोंट नो, बट एट द सेम टाइम काफ़ी रिस्ट्रेंट, काफ़ी ये जब्त हुआ है सऊदी अरब से नॉट टू गेट इन्वॉल्व। और नॉट ओनली दैट, ये जंग को और ये पूरे वॉर सिचुएशंस और पूरे जो हो रहे ड्रामा उसको कम करें, सो दैट इस पूरे एरिया सब अभी देखिए किसके वो नुकसान हो रहा है। ये GCC कंट्रीज के, आपके एयरपोर्ट्स के, डिसैलिनेशन प्लांट्स के, इसके फैसिलिटीज के, कम्युनिकेशन, वो अमेरिका एंड इसराइल हंस रहे हैं। तो इसलिए सऊदी अरब ने पहले से कहा कि लेट अस कॉज रिस्ट्रेंट, लेकिन सिचुएशन इज आउट ऑफ हैंड। ये हुसियों ने, आई डोंट नो व्हाई दे डिड दिस एट अ टाइम। हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, और ईरान भी जिद्दी लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सोच नहीं रहे कि जो लार्जर पिक्चर जो है ये काफ़ी नेगेटिव पिक्चर है। और साहब, और ये भी बताइएगा कि जब MOU हो गया, मुआहदा हो गया अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो कितनी उम्मीद थी सऊदी अरब में कि ये आगे भी चलेगा और अमन आ जाएगा? अंदेशा था या उम्मीद थी कि ये सस्टेन करेगा? क्योंकि चंद ही दिन हुए और उसके बाद दोबारा जंग शुरू हो गई। यही बात है ना कि सऊदी अरब में उम्मीद है, पब्लिक डू नॉट वांट। हम लीस्ट अफेक्टेड हैं, ये जो जंग हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लार्ज पॉपुलेशन एरिया साइज है, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, हमारे पाइपलाइन चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेबिलिटी है, सामान है, कमोडिटीज़ हैं मार्केट्स में। तो वी वर वेरी हैप्पी कि ये एटलीस्ट ये काम डाउन सिचुएशन होगा, ये जो एकदम आग जल रही थी वो कम हो जाएगी। लेकिन दोनों साइड्स, इवन ईरान ऑल्सो शुड गिव गुड सिग्नल्स। इसके माने नहीं है, ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि जब अगर आप पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे, इसके मालूम नहीं कि आप हार गए, लेकिन वो जिद्दी है और ये अमेरिकन दे वांट वॉर। सो ये डेडली कॉम्बिनेशन जो है, जो इसकी जो मिक्सचर है, वो काफ़ी डेंजरस है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सऊदी अरब से मौका सुना। हम वाशिंगटन DC जाएंगे, सीनियर सहाफ़ी इदरीस अली से इस हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। इदरीस, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर MOU हो गया था, उम्मीदें बढ़ गई थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा जंग की तरफ मामला जा रहे हैं। मगर
खुद वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यही है कि ईरान पर मजीद हमलों के भी असरात नहीं होंगे, या वो दबाव में नहीं आएगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सोच पाई जाती है इस वक्त? क्या मजीद और फुल स्केल वॉर की तरफ जाना चाहता है अमेरिका? जी देखिए, मेरे ख्याल से ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिवाइड आ गया है, डिफरेंसेस आ गए हैं। जंग शुरू होने से पहले भी एक CIA की रिपोर्ट थी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया था कि ये जो बॉम्बिंग कैंपेन है, हवाई बॉम्बिंग जो हो रही है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ईरानियन गवर्नमेंट पे। और अब वही रिपोर्ट मेरे ख्याल से अपडेट हो चुकी है और फाइंडिंग्स वही हैं। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा डिवाइड आ चुका है। कुछ लोग, चंद लोग प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो कह रहे हैं, प्रीट हेक्स है जो डिफेंस सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं कि ये जो जंग है उसको मज़ीद आगे बढ़ाएं, एस्केलेट करें सिचुएशन, और फिर ही ईरान किसी ना किसी तरह से बैक डाउन होगा। और दूसरी तरफ हमारे पास JD वैंस है, नाइक सदर, उन्होंने उनका ये व्यू पॉइंट है कि ईरान के साथ बातचीत से ही ये जंग ख़त्म हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अभी एक सिचुएशन आ चुकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब एक डिसीजन बनाएंगे। मेरे ख्याल से जो सोर्सेज से मेरी बात हुई है, जो सिचुएशन है वो एस्केलेशन की तरफ जा रही है, और मेरे ख्याल से चंद दिनों में, इस हफ्ते, शायद 1-2 दिन उसके बाद अगले हफ्ते में सिचुएशन और मज़ीद बुरी हो सकती है। और सब, और क्या ये सोच ये है कि मजीद एस्केलेट करेंगे तो ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और फिर बात आगे बढ़ेगी? क्योंकि मार्को रूबियो फिर भी अभी भी बात कर रहे थे कि डिप्लोमेसी के जरिए हल निकलने की वो बात करते नजर आते हैं। बिल्कुल, यही उनका दावा है, उनका यही सोच है कि अगर ईरान पे दबाव ज़्यादा डालें, प्रेशर ज़्यादा डालें, तो फिर ही वो निगोशिएशन टेबल पे तो आ ही जाएंगे, मगर सिचुएशन वो ज़्यादा सीरियसली लेंगे। जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, US की सोच ये है कि वो अगर उन पे ज़्यादा प्रेशर हो, फिर वो ही कमिटमेंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, न्यूक्लियर प्रोग्राम, आप जो भी कोई टॉपिक ले लें, उस पे शायद ज़्यादा सीरियसली निगोशिएट करें अगर उन पे ज़्यादा प्रेशर हो। अब जाहिर है, हमने देखा है कोई चंद 6 महीनों से कि जितना भी प्रेशर US डाल रहा है, वो उस पर ईरान पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे ख्याल से सोर्सेज यही कह रहे हैं कि कितना प्रेशर डालेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, ये अभी तक एक वेरी ओपन क्वेश्चन है वाशिंगटन में भी। और ख़ुद अमेरिका के अंदर क्या सोचे? क्योंकि पहले बार बार बात की जाती थी कि ज़ाहिर है अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वहाँ पर भी महंगाई बढ़ रही है। एक दफ़ा फिर ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड तो $95 पर पहुँचता नज़र आ रहा है हमें, 88-89 के आसपास WTI क्रूड पहुँच गया। फिर मिड टर्म की बार बार बात होती थी कि करीब आ रहे हैं, तो अब तो और ज़्यादा करीब आ रहे हैं। तो ट्रंप इंतज़ामिया पर कोई प्रेशर है इस हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल से कोई काफ़ी डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप पे। आपने बिल्कुल बोला कि तेल की कीमत वापस बढ़ चुकी है, नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, और फ्राइडे को, जुमा को, जो ईरानियन अटैक हुआ था जॉर्डन में, जहाँ 3 US सर्विस मेंबर, 3 फौजी मारे गए, उस पर भी प्रेशर पड़ रहा है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ये डोवर एयरफोर्स बेस में इनको एक सेरेमनी, डिग्निफाइड ट्रांसफर, जब ये US ट्रूप जो मारे जाते हैं जंग में, वो वापस आ रहे थे, तो वो अभी उधर हैं। मेरे ख्याल से ये जो अमरीकी पॉपुलेशन है, जितनी ज़्यादा इंजरीज हों, जितनी ज़्यादा डेथ्स हों इस जंग में, उतना ही प्रेशर पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से डिफरेंट पॉइंट पे अब प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है। ये एक सवाल अभी उठ रहा है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप पे प्रेशर का असर कब होगा। अभी तक जो हमने देखा है, इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा, मगर मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला, नवंबर इलेक्शन जितना पास आएगा ना, उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। और मेरे ख्याल से अमरीकी जो पॉलिटिकल कैलेंडर चलता है ना, जब ये समर के महीने जैसे अगस्त तक पहुंचेंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। भारत में नौजवानों के एहतजाज पर पुलिस क्रैकडाउन के बाद मुल्कगीर हंगामे शुरू हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से हजारों भारतीय नौजवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है, और नौजवान अपने मुतालबात पूरे होने तक धरना खत्म करने से इनकार कर रहे हैं। भारतीय नौजवान मेडिकल एंट्री टेस्ट का पेपर लीक होने और लाखों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगने के खिलाफ 1 महीने से ज़्यादा अरसे से एहतजाज कर रहे हैं और भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। दिल्ली में इस दौरान भारतीय पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है ताकि जंतर मंतर की तरफ ज़्यादा लोगों को जाने से रोका जा सके। जबकि मुल्क की बड़ी ऑपोजिशन जमातें ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी नौजवानों के हक़ में बोलने लगे हैं, मगर बड़े फिल्म स्टार्स अब भी खामोश हैं। साथ ही आज लोकसभा और राज्यसभा के इजलासों में भी ऑपोजिशन अरकान ने मोदी हुकूमत को टफ टाइम दिया है। इसी तरह पहले नौजवानों पर क्रैकडाउन और फिर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म मोदी की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज के दौरान ऑपोजिशन क़यादत के साथ पुलिस की बदसलूकी और गिरफ्तारियों के खिलाफ कई भारतीय रियासतों में ऑपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं, मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, इस्तीफ़ों का मुतालबा कर रही हैं, और जवाब में वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी के हामियों ने मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस के दफातर के बाहर मुजाहरे किए हैं।
मोदी हुकूमत के वुज़रा और बीजेपी के इंतहा पसंद रहनुमा भी मैदान में आ गए हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मंजरनामे में भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने रिमार्क से तनकीद का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया है। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने भारत के बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोचेस से तशबीह दे दी थी, जिसके नतीजे में न सिर्फ चीफ जस्टिस को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से नौजवानों की एक तहरीक वजूद में आ गई थी, जिसके रातों रात मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो गए थे। और आज यही कॉकरोच जनता पार्टी मोदी हुकूमत के गले की हड्डी बन गई है और चीफ जस्टिस फिर तनकीद की जद में आ गए हैं। BBC हिंदी और भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दिल्ली में तलबा पर पुलिस के क्रैकडाउन के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत से सू मोटो नोटिस लेने और मामले की फौरी समाअत की दरख्वास्त की और कहा कि पुलिस की बर्बरियत की वीडियो मौजूद है, तमाम वीडियो सबूत मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे कहा कि बराह करम हमारा और अपना वक्त ज़ाया मत करें, आपका वक्त हमारे वक्त से ज़्यादा कीमती है। इस दौरान दरख्वास्त गुजार वकील ने दोबारा कहा कि वो एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस के क्रैकडाउन की वीडियोज़ अदालत को दिखाना चाहते हैं। तो भारतीय चीफ जस्टिस ने नमाज दी है कि हमें इन वीडियोज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास वीडियोज़ देखने का वक्त ही नहीं है। इसी तनाजुर में भारत के रियासती रवैये में एक तजाद सामने आ रहा है। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में भारतीय चीफ जस्टिस ने पुलिस क्रैकडाउन की वीडियोज़ को केस के लिए अहम ही नहीं समझा, उन्हें देखने से इनकार कर दिया। लेकिन भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो की बुनियाद पर 20 जुलाई को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने वाले तलबा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इस दौरान आज भारतीय पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन अरकान ने तलबा पर क्रैकडाउन और अपोजिशन क़यादत से बदसलूकी के मामले पर एहतजाज किया, भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा किया और खुद वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ नारे लगाए। लोकसभा में बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि यह मामला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीजेपी का नहीं है, यह नौजवानों का मामला है। अगर पार्लियामेंट में बात करने दी जाती तो हम वजीर आजम मोदी की रिहाइशगाह पर ना जाते। अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष मैंने बोलने के लिए कहा, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष। मैंने ये युवा, छात्र, नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे साथ जो हुआ वो इर्रेलेवेंट है, हम तलबा के साथ खड़े हैं और उनके लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ जो हुआ वो इर्रेलेवेंट है, हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। इसी तरह आज कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय निज़ाम तालीम में खराबियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा कि भारत का निज़ाम तालीम जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था वो अब रिग्ड हो चुका है। पिछले 10 सालों में कम से कम 152 पेपर लीक हो चुके हैं, 7.5 करोड़ तलबा मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन किसी को सजा तक नहीं हुई। कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण है, पहला कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। चाहिए नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। ऑपोजिशन और कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहिरों के खिलाफ बीजेपी भी मुतहरिक हो गई। मोदी हुकूमत के वजीर और इंतहा पसंद सियासतदान मैदान में आ गए हैं। तलबा और ऑपोजिशन के एहतजाज को मुल्क के खिलाफ साजिश का रंग दे रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला और इंतहा पसंद सियासतदान योगी आदित्यनाथ ने कहा है
कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भारत के खिलाफ साजिश कर रही हैं और गैर मुल्की पैसों के बल पर मुल्क में लाकानूनियत फैलाना चाहती हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार और बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत ने तलबा को मॉब यानी जत्था करार दे दिया और क्रैकडाउन पर दिल्ली पुलिस की तारीफ कर दी। लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था, हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ। उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव कह लीजिए या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। मगर बात सिर्फ बयानात की हद तक महदूद नहीं रही है, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के कारकुनों ने वज़ीर आज़म मोदी की रिहाइशगाह के बाहर ऑपोजिशन के एहतजाज के जवाब में आज कई रियासतों में कांग्रेस के दफातर के बाहर हंगामे किए। कई मकामात पर बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनों का तसादुम भी हुआ। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI की वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना में बीजेपी के कारकुनों ने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज किया, पथराव किया। इसी तरह उत्तराखंड में भी बीजेपी के कारकुनों ने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया, जबकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के कारकुनों ने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, जिसे मुंतशिर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। साथ ही गुजरात में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी यही मनाजिर नजर आए। दूसरी तरफ भारतीय नौजवानों और कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर में 1 महीने से ज़ायद अरसे से धरना जारी है। 20 जुलाई के पुलिस के क्रैकडाउन के बाद भी नौजवानों का यह धरना खत्म नहीं किया जा सका। अब भी इस धरने में बड़ी तादाद में नौजवान शरीक हैं और अपने मुतालबात दोहरा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि आज पुलिस हमारे पास आई थी और हमसे उन्होंने कहा कि यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा अपने घर में हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमने उनके घर जाने से इनकार कर दिया है और कहा कि या तो जंतर मंतर पर मुज़ाकरात के लिए वो आएँ या किसी न्यूट्रल मकाम का इंतखाब करें। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि JP नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। भारतीय नौजवानों की तहरीक को भारत के सियासी और समाजी हलकों में पजीराई मिल रही है। यहाँ तक कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और स्टार्स जो एक अरसे से खामोश थे या खामोश करा दिए गए थे, वो अब दोबारा आवाज़ उठा रहे हैं और तलबा के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के बड़े स्टार्स अभी चुप हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। मारूफ बॉलीवुड स्टार और सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसकी तरह जाहिल और बेरहम बन जाए। अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सब याद रखा जाएगा। मारूफ बॉलीवुड कॉमेडियन जॉनी लीवर ने कहा कि बच्चों के साथ जो हो रहा है उसे देखकर तकलीफ हो रही है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो तलबा के मुतालबात पूरे करे। दिल्ली में जंतर मंदिर पर तो कुछ कहना चाहेंगे तो उस पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें हो रही है, चल रहा है, तो आप देखते हैं बड़ा मूड खराब हो जाता है यार, तकलीफ होती है बच्चों के साथ जो हो रहा है। जी उनके साथ अच्छा हो, सरकार से विनती है तो उनकी जो मांगे हैं चाहते हैं पूरी करें। अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में विलन का किरदार अदा करने वाले फिल्म स्टार प्रकाश राज ने धरने में शिरकत की।
अब उन्होंने एक साफी से बात करते हुए कहा कि सच बोलने और सच के साथ खड़े होने से नहीं डरना चाहिए, मुझे मरने से पहले नहीं मरना है। आपको डर नहीं लगता कि आप बोलते हैं, और आपने झेला भी है काफी कुछ उसके बाद? अरे यार, झूठ बोलने को डरना है यार, सच बोलने को क्या डरना है? एक ऐसे मामला बदल गया इस देश में। सच के साथ खड़े होना डर नहीं है। डरना किससे है? क्या है खोने के लिए यार? यू कांट लूज इंटेग्रिटी। लोग पूछते आप किसके लिए कर रहे हैं? मैं देश के लिए नहीं कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ। मेरा कॉन्शियस एक है। आपसे लोग एसोसिएट करने में डरते होंगे अब तो। करने दो, मुझे मरने से पहले नहीं मरना है, जिंदा रहना है कि नहीं? इसी तरह भारतीय गुलकार विशाल ददलानी ने अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि जो लोग अब भी चुप हैं वो कैसे जी रहे हैं, कितना रेंगते रहोगे। इसके अलावा बॉलीवुड अदाकार अतुल कुलकर्णी, शबाना आज़मी और ज़ीशान अय्यूब ने इनकलाबी अशार और नज़मों के ज़रिए भारतीय तलबा से इज़हार यकजहती किया है। जाकर सो पाया कल, मैं कल रोया खून के आंसू, ना मैं सोया किसको कोसूं। बच्ची मेरी नींद में चीखी, सपने में उसने लाठी देखी रे सिपाही लाठी। आंखों में आंसू सबके लिए, मुझे चाहिए वो सरकार। हाथ कपकपाते सबके लिए, मुझे चाहिए वो सरकार। मैं तो सीमा के अंदर हूँ, झप्पी क्यों है सीमा पार। सबके लिए आंखों में आंसू, मुझे चाहिए वो सरकार। जो भी चल रहा है उस पे क्या बोलूं, कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को। ये फैज़ साहब की एक नज़्म है, निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। What's wrong with you, मोदी जी? What's wrong with you? अब बच्चों पे लाठी चार्ज कर रहे हो, थोड़ी भी दया नहीं है बच्चों पर। ये दिल्ली पुलिस है, ये अंग्रेज है, ये अंग्रेज है, ये अंग्रेजों का जमाना फिर से रिपीट कर रहे हो। इसी तरह बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री डिजर्व्स अ हग नॉट अ लाठी। इसके अलावा प्रीति ज़िंटा और दिलजीत दोसांझ समेत कई बॉलीवुड स्टार्स तलबा की हिमायत में सामने आए हैं। ताहम कुछ अदाकारों ने मोहतात रवैया भी इख्तियार किया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर की तफसीलात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक शख्स की वजह से ख़राब हो सकते हैं, क्या मामला हैं आप सामने रखेंगे इसके बाद। बरतानिया में बच्चों से रेप के सजा याफ्ता मुजरिम शब्बीर अहमद को पाकिस्तान के हवाले करने का तराज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। ग्रूमिंग गैंग के सरबराह शब्बीर अहमद की सज़ा मुकम्मल होने के बाद बरतानवी हुकूमत की कोशिश है कि उसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए और इस सिलसिले में बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रही है और वीज़ा पाबंदियां लगाने की धमकियां भी दे रही है और इसके लिए बरतानवी कवानीन को तब्दील करने की बात भी कर रही है। ताहम पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने लिखा है कि बरतानिया की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद को रोशडेल रेप केस के मरकजी मुजरिम पर पाबंदियाँ और उसे पाकिस्तान भेजने के मामले पर बरतानवी पाकिस्तानियों की मुखालफत का सामना है। शबाना महमूद पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो शब्बीर अहमद को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कोशिश करके इंतहा पसंद दाएं बाजू को खुश करने की कोशिश कर रही। मुर्तज़ा अली शाह और चार्ल्स हाइमस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान रोशडेल ग्रूमिंग गैंग के सरगना को वापस लेने से इनकार करता है तो उस पर पाबंदी आयद करने की धमकी के बाइस बरतानवी वुज़रा को बरतानवी पाकिस्तानियों की जानिब से शदीद रद्द अमल का सामना है। बरतानिया में पाकिस्तानी बिरादरी की अहम शख्सियात इस बात पर तकसीम का शिकार हैं कि बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के 73 साला मुजरिम शब्बीर अहमद को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए या नहीं। ताहम उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां लगाई गई या इमदाद में कमी की गई तो इससे शदीद रद्द अमल सामने आएगा जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाएगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के मिडलैंड्स के हल्के में पाकिस्तानी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके सियासी मुखालिफिन ने भी इशारा दिया है कि वो इस मामले को सियासी तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बर्मिंघम में मुक़ीम वकील अहमद याकूब ने गुज़िश्ता इंतख़ाबात में शबाना महमूद के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था। उनका कहना है कि अगर मैंने दोबारा इलेक्शन लड़ा तो मैं इस मामले को इंतख़ाबी मुहिम में उठाऊँगा। उन्होंने शबाना महमूद पर इल्ज़ाम लगाया कि वो शब्बीर अहमद को पाकिस्तान भेजने की कोशिश करके इंतहा पसंद दाएँ बाजू को खुश कर रही हैं। अहमद याकूब 2024 के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। उन्होंने मजीद कहा
कि अगर शबाना महमूद ये कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान को हर शख्स को कबूल कर लेना चाहिए, हुआ वो सजा याफ्ता रेपिस्ट हो या ग्रूमिंग गैंग का मुजरिम हो, तो ये नाकाबिल कबूल है। बरतानिया को उन लोगों की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए जो बरतानवी शहरी हैं और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारी है। शब्बीर अहमद एक ख़तरनाक और संगीन मुजरिम है जिसने जिन कम्युनिटीज़ में रिहाइश इख्तियार की उन्हें बदनाम किया। वो सख्त तरीन सज़ा का मुस्तहिक है, लेकिन वज़ीर दाखिला शबाना महमूद जो कुछ कर रही हैं वो खुलूस पर मबनी नहीं है बल्कि डर्टी पॉलिटिक्स है। इसके जवाब में शबाना महमूद के करीबी ज़राए ने कहा कि क्या अहमद याकूब ये चाहते हैं कि मुतअद्दिद बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाला ग्रूमिंग गैंग का सरगना बरतानिया ही में रहे। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकूमत शब्बीर अहमद को इस माह के आगाज़ में जेल से रिहाई के बाद पाकिस्तान भेजने की कोशिशें कर रही है। शब्बीर अहमद ने बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के 30 जराइम पर दी गई 22 साल कैद की सज़ा में से 14 साल जेल में गुजारे हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने ऐलान किया है कि वो इमिग्रेशन एक्ट 1971 में तरमीम करेंगी ताकि उस कानूनी खला को ख़त्म किया जा सके जिसकी वजह से बरतानवी शहरियत मनसूख होने के बावजूद शब्बीर अहमद को पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। ताहम पाकिस्तान शब्बीर अहमद को वापस लेने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि शब्बीर अहमद अपनी पाकिस्तानी शहरियत सालों पहले तर्क कर चुका था और तकरीबन 60 साल से बरतानिया में रह रहा है। दी टेलीग्राफ के मुताबिक बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड मोहम्मद ने कहा है कि पाकिस्तान को शब्बीर अहमद को वापस ले लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो ख़तरा है कि बरतानवी हुकूमत पर ऐसे इक़दाम करने के लिए दबाव बढ़ेगा जो दोनों देरीना दोस्त ममालिक के मजबूत इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके नतीजे में तरक्याती इमदाद भी मुतासिर हो सकती है जो दुनिया के गरीब तरीन और इंतहाई कमज़ोर लोगों की मदद करती है। इस एक शख्स यानी शब्बीर अहमद ने पहले ही बेगुनाह नौजवानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। हमें इसकी वजह से मजीद इतना नुकसान नहीं होने देना चाहिए कि दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुतासिर हो जाएं। दोनों हुकूमतों को इस मसले का कोई अमली और तामीरी हल तलाश करना चाहिए। ताहम लंदन में मुकीम वकील और सियासी तज्ज़ियाकार आयशा एजाज खान ने कहा कि पाकिस्तान को मुकम्मल हक हासिल है कि वो शब्बीर अहमद को वापस लेने से इनकार कर दे क्योंकि वो 60 साल से बरतानिया में रह रहा है और अपनी पाकिस्तानी शहरियत तर्क कर चुका है। बरतानिया को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो अपनी कानूनी और इंतज़ामी कमज़ोरियों का बोझ दूसरे ममालिक पर डाल देगा। इस मामले पर पाकिस्तान को वीज़ा की पाबंदियों और माली सज़ाओं की धमकी देना बिल्कुल नामुनासिब है। उसकी कोई मंतक सिर्फ उसी सूरत में होती कि अगर पाकिस्तान शब्बीर अहमद की हिमायत कर रहा होता, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया बल्कि बारहा कहा कि बरतानिया का शब्बीर अहमद के खिलाफ मुकदमा चलाना दुरुस्त है। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी कंसल्टेंट तैमूर इकबाल ने भी कहा कि शब्बीर अहमद की मुल्क बदरी मुस्तकबिल की हुकूमतों के लिए एक मिसाल बन जाएगी जिसके ज़रिए वो मुल्क बदरी के इख्तियारात को मज़ीद वसी कर देंगी। उन्होंने कहा कि मेरी राय में ऐसी नज़ीर यानी ऐसी मिसाल को दाएं बाजू की कोई भी हुकूमत मुस्तकबिल में मुल्क बदरी की पॉलिसियों के जवाब के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है जिसके नतीजे में कमज़ोर तबकात खुसूसन अक़लियतें मुतासिर हो सकती हैं। जबकि मुल्क बदरी आसान कर दी जाती है तो मुस्तकबिल के पॉलिसी मेकर्स के लिए उन इख्तियारात को मज़ीद बढ़ाना आसान हो जाएगा जिससे शहरी आज़ादियों, कानून के तहत मसावी सलूक और अक़लियतों के हुकूक के तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खदशात पैदा हो जाएंगे। इस मामले पर बरतानवी वज़ीर आज़म के एक तर्जुमान ने कहा कि हमने इस्लामाबाद में हुक्काम के साथ ये मामला उठाया है और हम गैर मुल्की मुजरिमों को मुल्क बदर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के पाबंद हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ऐसे अफराद की बरतानिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ताहम इसके लिए मुतल्लिका मुल्क की रजामंदी भी ज़रूरी होती है जो हमेशा मुमकिन भी नहीं होती है। ताहम इस वक्त हम हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर इस मामले में तमाम मुमकिन रास्तों का जायज़ा ले रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ये कह चुके हैं कि शब्बीर अहमद एक बरतानवी शहरी है जिसने अपनी पूरी बालिग ज़िंदगी बरतानिया में गुजारी। जुर्म का इर्तिकाब भी उसने बरतानवी सरजमीन पर ही किया और उसे सज़ा भी एक बरतानवी अदालत ने ही सुनाई थी। शब्बीर अहमद चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, असल जिम्मेदारी उस जगह पर आयद होती है जहां वो पला बढ़ा, जहां उसकी तरबियत हुई और जहां बदकिस्मती से वो बिगड़ गया। बरतानिया में एक फ़र्द की रिहाई या बाद में बरतानवी कानून के तहत उसके साथ किए जाने वाले सलूक से मुताल्लिक किसी भी फैसले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 73 साल शब्बीर अहमद को उसके मुतासरीन डैडी के नाम से जानते थे। उसको गुज़िश्ता माह जून में जेल से रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद शब्बीर अहमद को बरतानिया से बेदखल करने के मुतालबात सामने आए थे। उस वक्त मुतासरीन को बताया गया था कि शब्बीर अहमद को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि 55 बरस पुराने 1971 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत उसकी बेदखली का इन्हिसार इस बात पर है
कि पाकिस्तान उसे कबूल करेगा या नहीं करेगा। इस कानून के मुताबिक चूंकि शब्बीर अहमद 1973 से पहले बरतानिया पहुंचा था और बेदखली पर गौर किए जाने से कम 5 साल बरतानिया में रह चुका है, इसलिए उसकी मुल्क बदरी पर पाबंदी है। बरतानवी वजीर खारजा भी ये कह चुकी हैं कि अगर पाकिस्तान शब्बीर अहमद को वापस लेने से इनकार करता है तो बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ वीज़ा पाबंदियां आयद करने पर गौर कर सकती है, जैसा कि माजी में बरतानवी हुकूमत 3 अफ्रीकी ममालिक कांगो, नमीबिया और अंगोला को पाबंदियों की धमकी देकर गैर मुल्की मुजरिमों और मुस्तरद शुदा पनाह गुज़ीनों को वापस लेने पर आमादा करने में कामयाब रही थी। BBC के मुताबिक 73 साल शब्बीर अहमद जेल से रिहा होने के बाद अब 24 घंटे अमले की निगरानी में रहता है और GPS से मुंसलिक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का टैग पहने हुए है। बरतानवी होम ऑफिस ने कहा है शब्बीर अहमद ने शराइत की खिलाफ वर्जी की तो उसे फौरी तौर पर दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करेंगे लंदन में नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्जा अली शाह से। मुर्जा, बहुत शुक्रिया। मुर्जा, आपने तफसीली रिपोर्ट भी की। अब ये मामला कहाँ जाता नजर आता है? पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिगड़ता जाता है, सियासत का शिकार हो रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? शाहजेब, जो मामला इस वक्त जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इस वक्त एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस की वो शेप इख्तियार कर चुका है, लेकिन इसकी जो रिपरकशंस है वो यहाँ पर अब शबाना महमूद को लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा हीट आ रही है और उनको जो यहाँ पर बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है कि शबाना महमूद इस पूरी कैंपेन को फ्रंट कर रही है, जबकि उनको पता है कि एक 75 साल शख्स जिसने जिंदगी के 60 साल से ज्यादा बरतानिया में गुजारे, उसे पाकिस्तान भेजने की बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान को जो हमने जो रिपोर्ट किया टेलीग्राफ के लिए, वो मुख्तलिफ यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो ब्रीफिंग्स थी, वो पाकिस्तानी जो ऑफिशियल से बातचीत हुई, उसमें जो पाकिस्तानी हुकाम को न सिर्फ लंदन में बल्कि पाकिस्तान में डायरेक्टली और मुख्तलिफ मीटिंग्स में डायरेक्टली ये मैसेज दिया गया कि ये पॉलिसी और आपको शब्बीर अहमद को लेना होगा। ये बरतानिया ने इस पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन ली हुई है, पाकिस्तान ने उससे भी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन ली हुई है और जिसको हमायत भी मिल रही है। यहाँ पे इवन मीडिया भी कहता है कि वो पाकिस्तान की पोजीशन को समझते हैं कि एक बंदा जो जिसने जुर्म किया बरतानिया में किया, बरतानिया के सिस्टम को ज्यादा पनिश उसको करना चाहिए था, नहीं किया, उसको रिलीज किया और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ले। दोनों ममालिक के जो तलकात हैं वो इस वक्त जो डिप्लोमेटिकली जो एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है, लेकिन क्या जो बरतानिया की तरफ से जो गवर्नमेंट लेवल पे जो ऑफिशियली और अनऑफिशियली थ्रेट्स ये दी गई कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनके वीजाज कट किए जाएंगे, जो एड पाकिस्तान को मिल रही है उसे कट किया जा सकता है, उसके अलावा जो रेमिटेंसेस भेजी जाती हैं ये भी पाकिस्तान को कहा गया कि उनके ऊपर 10 जो बिलियंस ऑफ पाउंड जाते हैं जिनके ऊपर 10% टैक्स लग सकता है। सो तकरीबन 10 से 11 मुख्तलिफ सैंक्शंस हैं जिनको पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर हमें यहाँ गवर्नमेंट जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान को धमकी दी गई। पाकिस्तान ने अभी तक तो ये कहा है कि वो किसी भी धमकी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे और पाकिस्तान बरतानिया को ये कह रहा है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, जो ट्रीटीज है दोनों ममालिक के दरमियान, इमिग्रेशन के कवानीन है, उनके अंदर रहते हुए ही सारी बात होगी। और पाकिस्तान के लिए कोई वो कहते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क नहीं है एक ऐसे बंदे को पाकिस्तान ले जिसका पाकिस्तान से कोई कल्चरली या किसी भी हवाले से ताल्लुक नहीं है और वो पाकिस्तान का नेशनल ही नहीं है। बरतानिया के लिए ये एक्चुअली सबसे बड़ा मसला इसलिए कि उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उससे बरतानिया की नेशनैलिटी ले ली। उससे पहले शब्बीर अहमद पाकिस्तान की नेशनैलिटी को खुद खत्म कर चुके थे, लिहाजा अब उसके वो इस वक्त स्टेटलेस है, ना उसके पास बरतानवी शहरियत है ना पाकिस्तानी है। बरतानिया ने जहां तक भी शाहजेब मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रस्टेड गवर्नमेंट सोर्स ने मुझे बताया कि बरतानिया ने पाकिस्तान को यहां तक भी कहा कि हम ये भी कह देंगे कि जो उसने पाकिस्तानी नेशनैलिटी रिनाउंस की थी वो सही तरीके से नहीं हुई थी, हम ये भी एक पूरा थीसिस क्रिएट करेंगे, केस तैयार करेंगे, आप उसको लें। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान ने यह कहा है कि वो उसको वापस नहीं लेंगे। फिर हमने कुछ इंडिविजुअल्स की भी बातचीत की थी, वो भी एक स्टेज पर पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बात हुई। लिहाजा इस वक्त जो दोनों ममालिक के तलकात हैं वो सच जो कल्चरल और जो रिलेशन है वो तो एज यूजुअल चल रहे हैं, लेकिन हीट बढ़ रही है। और उसकी वजह यह शाहजेब के शब्बीर अहमद का जिस तरह का क्राइम है, इस तरह के यहाँ पे कई सौ कई हजारों गोरे हैं जिन्होंने उससे ज्यादा के क्राइम्स किए हुए। शब्बीर अहमद चूंकि एक ब्राउन है जो उसका पाकिस्तानी ओरिजिन है और वो एक इलेक्शन इशू बन चुका। आगे जहां पर जो इस वक्त लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है उनके ऊपर जो राइट विंग की जो रिफॉर्म पार्टी है और जो रेस्टोर ब्रिटेन पार्टीज है जो रेसिस्ट है उनकी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर बन चुका है। वो ये कह रहे हैं कि हम अगर गवर्नमेंट में आए हम सबसे पहले आगे शब्बीर अहमद को निकालेंगे। अब जो शबाना महमूद और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उससे पहले हम इलेक्शन में हम लोगों को ये बताएं कि देखिए हमने शब्बीर अहमद को इस मुल्क से निकाला और पाकिस्तान के हवाले किया, लिहाजा हम इस मुल्क के साथ ज्यादा वफादार हैं। सो ये एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है जिसमें और आप क्योंकि बहुत ज्यादा नजर रखते हैं बरतानवी पॉलिटिक्स में जो राइट विंग का राइज है, ये इतना बड़ा मसला बन गया है कि ये एक मसला पाकिस्तान
और बरतानिया के ताल्लुकात को मजीद खराबी की तरफ ले जा सकता है? इतना बड़ा इशू है? शाहजेब, ये बिल्कुल ऐसे ही होता नजर आ रहा है। देखिए, ये मसला उतना बड़ा था नहीं जितना इसको बना दिया गया। मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो पीडोफाइल्स हैं या जो रेपिस्ट हैं, चाइल्ड रेपिस्ट हैं, उसका जो 80% से ज्यादा वो जो इंग्लिश लोग हैं, जो वाइट हैं, वो हैं, उनके बहुत ज्यादा वो फिलीपीन, थाईलैंड और उन ममालिक में जाकर वो ज्यादती की है, वो यहाँ पर जेलों में। लेकिन वो इलेक्शन इशू नहीं बन रहा। इलेक्शन इशू बन गया है शबीर अहमद। चूंकि शबीर अहमद के वालिदैन पाकिस्तान से थे, वो 13 साल की उम्र में यहाँ पे आया था, मुसलमान भी अपने नाम के साथ लिखता, लिहाजा यहाँ जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने शबीर अहमद को एक इलेक्शन इशू बना दिया है। और लेबर पार्टी उसी जो राइट विंग का नैरेटिव है कि शबीर अहमद जैसे लोगों को बरतानिया से निकालें, डिपोर्ट करें, वो उस जो लोग हैं, जो आवाम की डिमांड है, वो उसको अपील करते हुए राइट विंग की जो पॉलिसीज हैं उसको अपील कर रही है। और जबकि शबाना को, महमूद को पता है, लेबर पार्टी को पता है कि शबीर अहमद पाकिस्तानी है ही नहीं, उसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है ही नहीं, लेकिन उनको एक ये पॉलिटिकल इशू बनाया है। इस तरह के कई हजारों केसेस हैं यहाँ पर, वो लोग या जेलों में हैं या जेलों से छूट चुके हैं, उनके बारे में बात कोई नहीं कर रहा। एक शबीर अहमद को जो आने वाले इलेक्शन है और जो करंटली जो यहाँ पे इलॉन मस्क ने जिस किस्म की पॉलिटिक्स को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें जो पोस्टर बॉय है वो शबीर अहमद को बना दिया गया है कि पूरे बरतानिया की जो बुराइयां हैं, जो मसाइल है, उनका जिम्मेदार एक शख्स शबीर अहमद है। असल में इसके पीछे वो रेसिस्ट फैक्टर्स भी हैं, इस्लामोफोबिक फैक्टर भी है, और ये भी कि असल मसला पॉलिटिक्स है। और ये पूरी जो गवर्नमेंट, जो लेबर गवर्नमेंट कर रही है, ये सारी इसके पीछे पॉलिटिक्स प्ले कर रही है। पाकिस्तानी यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि आप शबीर अहमद बहुत बड़ा मुजरिम है, उसने बच्चों के साथ ज्यादती की, उसको पूरी उम्र के लिए आप लॉकअप कर दें, उसको लाइफ सेंटेंस दे दें, या आप अपने सिस्टम में ऐसे बंदे को रखें। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो उसकी निगरानी भी है, मॉनिटरिंग भी है, टैगिंग भी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो वहां जाकर बच्चों के साथ ज्यादती कर सकता है। क्या पाकिस्तानी बच्चों की जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, उनकी डिग्निटी, वो किसी और मुल्क के बच्चों से कम है? ये वो जेन्युइन सवालात हैं जो पूछे जा रहे हैं। और शबाना महमूद, चूंकि इस पूरी जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस ने ये कह दिया कि हम पाकिस्तान से एक हद से ज्यादा तलखी नहीं करेंगे। उन्होंने जो काम दे दिया होम ऑफिस को, होम ऑफिस की तरफ से शबाना महमूद कैंपेन चला रही है। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम यह है शाहजेब कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आती है, वहां पर पाकिस्तानी वोटर इस बात पे उनके खिलाफ है। अहमद याकूब ने, जैसे कि आपने इंट्रो में बताया, उसने ऐलान किया है कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन में इसको एक इशू बनाऊंगा कि शबाना महमूद एक गंदे किरदार के शख्स को खुद यहाँ पे उसको सजा देने के बजाय उसको पाकिस्तान के हवाले करने के लिए उन्होंने कानून में भी तब्दीली की। और उन्होंने उस वक्त जो राइट विंग के सेक्टर्स हैं उनको अपील करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उन्होंने जो पाकिस्तानीज हैं उस मुल्क में उनको स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश कीजिए। उनका एलिगेशन है। शबाना महमूद ये कहती हैं कि वो बरतानिया के सिस्टम के अंदर रहते हुए वो उनकी पहले जिम्मेदारी ये है कि बरतानिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और शबीर अहमद जैसे लोगों से डील किया जाए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये डीलिंग सारी बरतानिया में हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ा साहब, तफसील से क्या मसला है और किस तरीके से ये मसला बरतानवी सियासत का शिकार हो गया है और पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात ख़राब कर सकता है। आज के प्रोग्राम में तैयार दीजिए। अल्लाह।